हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो आपके 14 चैप्टर्स हैं उनको उनके सारे फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट सब हमने चैप्टर वाइज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और ये वीडियो जो होंगे हमारे 3 पार्ट्स में होंगी। पार्ट 1 में हम लोग जो वीडियो होगा उनमें 1 से 5 तक चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके फॉर्मूले और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिकैपिटुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक रेडी एक रेफरेंस मिल जाए आपको, ठीक है। और पार्ट 2 में जो सेकंड नंबर का वीडियो होगा उसमें हम 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स को कवर करेंगे। और लास्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 से लेके 14 तक के चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में अगर हम लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो, ठीक है। अगर सारे चैप्टर एक ही वीडियो में डाल देंगे तो वो काफ़ी लेंथी होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास चैप्टर वाइज जो है ना सारे जो फॉर्मूले हैं हमारे पास बिल्कुल रेफरेंस के तौर पर रहें, ठीक है ना। और हम एकदम से गो थ्रू हों और हमें क्विक हमारे पास हम जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तुरंत वहाँ से हम उसको मैच कर सकते हैं और एक रेडी रेफरेंस हमारे पास मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो इसका बेस और उसको साथ साथ फॉर्मूले को हमने क्या कर रखा है, फॉर्मूले को हम लिस्ट तो कर ही रहे हैं, बताएंगे, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी बता रहे हैं। मतलब कि उसको बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले तो रट लेते हैं और बेसिकली फिर उसके बाद क्या करता है उसका एप्लीकेशन उनको नहीं आ पाता, ठीक है ना। एप्लीकेशन में गलती करते हैं। तो हम साथ के साथ क्या करेंगे, जो फॉर्मूले होंगे उनके साथ साथ उनको एक्सप्लेन करते हुए उनका कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, आप कैसे अप्लाई करेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट किस हर चैप्टर में, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं और सारे 14 चैप्टर्स के हम लोग चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को पूरा लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम क्या होता है, बीच में पड़ता है मैथ्स का, ठीक है ना। और बच्चे जो पहले याद किए तो होते हैं, मगर क्या होता है वो जो और सब्जेक्ट की वजह से उनको फिर कुछ फॉर्मूले में कंफ्यूज हो ही जाता है और कुछ भूलने के चांसेस होते हैं। तो तुरंत एक रेडी आपको रेफरेंस मिले उसके लिए ये चीज़ आपके वीडियो के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो के अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 6 का हम रिकैपिटुलेशन देखते हैं, ठीक है। 6 ऑनवर्ड आगे देखेंगे, ठीक है। तो 5 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था, तो सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, फर्स्ट देखो चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल्स है, ठीक है। ट्रायंगल्स में आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सबसे पहले आती है आपके वहाँ, ठीक है ना। और तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम हट गया और एरिया थ्योरम हट गई, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है और एरिया थ्योरम भी नहीं है। तो सबसे पहले आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं, थेल थ्योरम भी बोलते हैं, ध्यान देना क्या बोलते हैं इसको, थेल थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको शॉर्ट में आप बीपीटी लिखते हो, क्या लिखते हो, बीपीटी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, देखो क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two side, अगर माना हम कोई एक पॉइंट यहाँ से कोई लाइन एक खींचता हूँ, यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो BC के पैरेलल हो, कहीं से भी खींच सकता हूँ, ठीक है। If I draw a line from D which is parallel to BC intersecting the other line at E, तब क्या होगा, अगर ये पैरेलल है इसके, किसके, इसके पैरेलल है, तो ये these two sides are divided in the same ratio। मतलब AD अपॉन BD का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE अपॉन EC का होगा। मतलब ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। इससे बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC भी प्रूफ कर लेते हैं। बेसिकली यही है कि दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ऐसा नहीं कि हम अगर इसको ऐसे ले लेते तो ये मैंने एक लिया, अगर मैं इसके पहले लेता तो ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है डी एंड ई, ठीक है। दिस डी इज पैरेलल टू किसके, ए सी के। इस केस में क्या होगा, दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसके पैरेलल है ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन EC।
ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों के, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करा मैंने, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज थेल थ्योरम या बीपीटी शॉर्ट में बोलते हो, वैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको पढ़ते हैं। इसका कन्वर्स भी है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका कन्वर्स क्या आप कैसे करेंगे, देखो कन्वर्स भी ट्रू है इसका, ठीक है ना। अगर क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें कोई अगर ऐसी लाइन हो, इफ देयर इज एनी लाइन विच इज डिवाइडिंग दीज टू, सपोज एक्स और वाई है, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, इफ इट इज गिवन, अगर ये लाइन इफ एक्स और वाई पॉइंट has such that ax upon xb is equal to ay upon yc, then this xy should be parallel to bc। ये क्या है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों का बहुत अच्छा यूज है और दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपको अधिकतर, ठीक है ना, क्योंकि है ये। इसके बाद सिमिलरिटी आता है। नेक्स्ट कम टू सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब करते हैं हम, इसका बारे में आपके वहाँ कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है ना। बेसिकली तीन ही कंडीशंस होती हैं सिमिलरिटी की। कितनी होती हैं, तीन होती हैं। कौन कौन सी, ए एस ए एस और एस एस एस, ठीक है ना। और चौथी एक है ए सिमिलरिटी, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द, क्या है, ये कॉर्नरी है ए का, ट्रिपल ए का, ठीक है ना, यानी दो एंगल भी अगर किसी के ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे तब भी वो सिमिलर होते हैं। ये तो फर्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर किसी दो ट्रायंगल्स के, कोई भी दो ट्रायंगल हो, उनके करस्पॉन्डिंग एक का एंगल, तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल, तीन ट्रायंगल्स एंगल से बराबर हों, तो उन केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ये है, अगर ऐसे है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, ठीक है ना। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उससे आप कर चुके हैं इसको, मैं एक्स वाई जेड क्या है, दूसरा ट्रायंगल है। अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड, अगर ऐसा है तो ए बी सी इज सिमिलर टू, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई, ये कहता है, ठीक है ना। दिस इज एक सिमिलरिटी कंडीशन या क्राइटेरिया, ठीक है ना। इससे बाद में हम इसको ए सिमिलरिटी कंडीशन पे कभी कभी इसी का छोटा रूप है, ठीक है ना, इसको इसका छोटा वर्जन मान लो आप। क्या, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle then the two triangles are similar। तीनों एंगल सिमिलर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है बराबर, क्योंकि किसी दो ट्रायंगल से दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा ना। क्यों, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अगर दो बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो गया। तो इसको हम समटाइम्स हम जब प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वी सो जस्ट टू एंगल्स इक्वल, two angles of one triangle are equal to two angles of another triangle, then we definitely say that these two triangles will be similar, ठीक है ना। चलिए ये तो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना। इसमें क्या है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब देखो एस एस आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, साइड्स इक्वल होनी चाहिए तीनों, ठीक है ना। एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड से इक्वल होती थी तो हम कहते थे क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल की बात करते हैं हम। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, एक ट्रायंगल हो सकता है इतना बड़ा हो, ठीक है ना। ये सिमिलर हो सकते हैं कब, सपोज दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस इज पी क्यू आर, ठीक है ना। अगर ये प्रोपोर्शनल कैसे करस्पॉन्ड है, एक्स वाई अपॉन पी क्यू, अगर ऐसा है, इज इक्वल टू वाई एक्स जेड अपॉन एक्स जेड अपॉन पी आर इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर, ये है एस एस एस, ठीक है ना। तीनों साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो दिस इंप्लाइज, अगर इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मीन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। दिस इज योर एस 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 सिमिलरिटी कंडीशन क्राइटेरियन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एस ए एस सिमिलरिटी कंडीशन क्राइटेरियन। If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle
and the sides including these angles are proportional, then the two rectangles are similar. इसमें क्या होता है, कोई दो ट्रायंगल आपने लिया ऐसे, सपोज दीज आर टू ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें क्या है, आपने कहा कि दिस एंगल x इज इक्वल टू एंगल p, आपने क्या कहा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल p, एंड सेम एट द सेम टाइम द सेकंड कंडीशन इज इनको इंक्लूड करने वाली साइड्स, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड, इस एंगल में कौन सी साइड इन्वॉल्व है, एक्स वाई एंड एक्स जेड, दे आर प्रोपोर्शनल साइड, ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, यानी एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड कौन सी, पी क्यू, इस एंगल को इन्वॉल्व करने वाली कौन सी साइड है, पी क्यू और पी आर, तो एक्स जेड अपॉन पी आर। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करता है कोई दो ट्रायंगल्स, ठीक है ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर फुलफिलिंग दीज टू कंडीशन मीन वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, मींस दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको, इसका ये मतलब है, ठीक है, इस यूज आप काफी कर चुके हैं, इसको ये जस्ट समरी इसलिए है ताकि आपके एग्जामिनेशन नजदीक है, ठीक है, तो उसमें आपको काफी ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, और आपके वहां से पाइथागोरस थ्योरम हट गया, कन्वर्स उसका हट चुका है बेसिकली, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज बहुत है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करना और यूज करना आपका यहाँ से हट गई, इस चैप्टर में सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन थ्रू आउट आप पूरा अगर बुक देखेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, आपका बहुत यूज है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, तो उसको आपको भूलना नहीं है। हाँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके यहाँ पर इस लेसन में, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम है, अभी आप सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट, उसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज है, सब जगह यूज है उसका, तो ठीक है ना। चलिए 7 के देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले हैं, और चैप्टर नंबर 7 आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट आपके वहाँ दो फॉर्मूले हैं, सब दो ही फॉर्मूले हैं आपके वहाँ, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी जो 10th क्लास में है वो इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय, P अगर x1 y1 है, Q x2 y2 है, तो PQ इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पर स्क्वायर करना है, x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, तब भी क्या होगा, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव भी आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर x1 x2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी y1 y2 लेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ पर x2 x1 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी y2 y1 लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय OP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ओरिजिन से क्या हो जाएगा, ये x1 y1 क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे ना, फिर 0 0, ये पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट x और y है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने पढ़ा, जैसे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बात करें, कोई भी हो कोऑर्डिनेट आपके ए बी के बीच में, अगर आपको डिस्टेंस पता करनी हो, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप आराम से इस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कोई अगर पॉइंट है हमारा कौन सा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ पी x1 y1 एंड q x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो, मतलब जो पॉइंट लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो लाइन में लाइन करना चाहिए अंदर, ठीक है ना। इंटरनल का मतलब होता है इन द रेशियो m रेशियो n आर गिवन बाय mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मतलब देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, px और दो पॉइंट है कोई p, इसके कोऑर्डिनेट है क्या है आपके x1 y1, ठीक है, और एक पॉइंट है क्या q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। एक पॉइंट है कोई यहाँ पर क्या है, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, ये कोई पॉइंट है, सपोज ये माना x मान लेता हूँ, ठीक है, ये इस लाइन सेगमेंट को दो इस x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये सेगमेंट m है और ये सेगमेंट n है लेंथ, ठीक है ना, माने 5 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर जो भी है व्हाटएवर इट इज, m और n से डिवाइड कर रहा है। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, m इधर मल्टीप्लाई होता है, देखो पहले x कोऑर्डिनेट लिखोगे, x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x को इन्वॉल्व करो, m को x2 से मल्टीप्लाई करो, m x2 यानी m से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर m से इसको मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को प्लस कर दो, सॉरी n से इसको
ठीक है, n(x1) डिवाइडेड बाय जो रेशियो दिया है उसको प्लस कर दो, ये आपका क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ऐसे आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, m से पहले y2 को, n से y1 को, तो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, यही ये थ्योरम कहती है, सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला में यही इसी का क्या है, कॉरोलरी, इसका छोटा भाई समझ लो, ठीक है, इसी से क्या है हमने डिड्यूस किया हुआ है। अगर ये m/1 में मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब क्या हो गया कि अगर m/n का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट का मतलब 1/1 में डिवाइड कर रहा होगा। भाई मिड पॉइंट निकालोगे लाइन सेगमेंट का, अगर ये 1 कोई बोले तो 1 ये रेशियो 1 हो जाएगा ना, बस m और n की जगह 1 हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट जो आते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आते हैं, ठीक है ना। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट x ऑफ द गिवन जॉइन ऑफ ax1 y1 and bx2 y2 are given by x1 + x2 y2 and y1 + y2/2, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड तो जानते हैं ना क्या होता है, किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड कौन सा पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट एट विच द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है ना। मीडियन तो निकालना जानते हो ना, इसके अपोजिट एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दो आप, तो आपकी जहां पर ये तीनों काटेंगे वो तीनों कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो होता है इसको हम बोलते हैं मीडियन, और मीडियन जो है सॉरी इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, जहां पर तीनों लाइन काटती है इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और ये सेंट्रोइड जो है किसी भी मीडियन को 2/1 में डिवाइड करती है, यानी ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है ना, ये 2 है ये 1 है, ये 2 है ये 1 है, ठीक है। चलो ये तो आपको इसमें हमने यूज कर लिया था। तो अगर हमें किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों तो उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हों तो कैसे निकालेंगे, ये इसके लिए फॉर्मूला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, किसी के अगर वर्टिसेस उसके क्या है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं, तो उसके वर्ड जो हम सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट देंगे वो कैसे देंगे, x1 + x2 का तीनों x कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट्स के तीनों वर्टिसेस को प्लस कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। ये सिंपली एक फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है, ठीक है ना, डिवाइड 3 करना है आपको। अब एक लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके वहां जो बार बार इसके क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए, चेक करने के लिए वेदर द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, या सो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे आप, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना है। इसमें क्या है, अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेज बिटवीन 2 पेयर्स इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं कोई 3 पॉइंट ले लूं, ठीक है, अगर ये कोलिनियर तभी होंगे, ए बी सी है, क्या होंगे, अगर या तो अगर ए बी क्या क्या होंगे, ए बी प्लस बी, या तो दोनों कोई भी 2 पेयर ले लो आप, देखो 3 पॉइंट है ना, कोई 3 पॉइंट है तो या तो ए बी बी सी ए सी 3 पेयर आपके निकलेंगे, ठीक है, 3 पेयर में आप इसको डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी 2 पेयर को सम करो, अगर वो थर्ड पेयर के बराबर आता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हो गया कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स, सो ए बी, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना, समझ रहे बात को। मतलब आपको दिखाना हो, अगर ये दिखाना हो कि ये पॉइंट कोलिनियर है तो हमें क्या दिखाएंगे बेसिकली, अगर ये होगा, ये तभी समान है जब कोलिनियर होगा, जब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना, इसी तरीके से होंगे। तो ये आपके क्या हैं, इस पॉइंट्स के, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, ठीक है, हमने सारे रिवाइज कर दिए, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 8 को रिकैप करते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नया भी है, सब बच्चों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है क्लास 10 का आपके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, प्रूव करने वाले आते हैं, ठीक है, और बहुत सी वैल्यूज निकालने को आएंगे, इक्वेशंस, आपको टी रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए इसके लिए, बहुत कुछ, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसको आप देखो कैसे, सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल यहाँ मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड, देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, कोई भी ले लो आप, ये हमेशा जो हम अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन कर रहे हैं, टी रेशियो अगर डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में क्या घूम जाना चाहिए कि एक राइट ट्रायंगल है कोई, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एंगल, माना मैं इस एंगल को, देखो इसमें कौन सा एंगल के लिए आप दो, ये एक्यूट एंगल होगा, ये 2 एक्यूट एंगल होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 2 एक्यूट एंगल में से किस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज होते रहते हैं। हालांकि और हाइपोटेनस सेम रहता है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही एंगल चेंज करोगे या इसको लोगे तो उसके लिए अलग होगा, इसके लिए होगा उसके लिए अलग होगा, हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहेगा। तो अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूं तो अपोजिट टू द कंसिडर्ड एंगल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो इसके अपोजिट जो साइड होगी इसको क्या बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर। इसके जो एंड द एडजेसेंट टू द कंसिडर्ड एंगल इज कॉल्ड द बेस और एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी अपोजिट साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर या तो बोलेंगे या फिर अपोजिट साइड। इसी तरीके से जो इसको एडजेसेंट साइड जो होती है, इसको हम एडजेसेंट साइड या फिर बेस बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोटेनस तो आप कौन होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। ध्यान क्लियर हो गया। तो ये वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, इन चीजों को दिमाग में रखना है वाले। देन यू डिफाइन द टी रेशियोज, और 6 टी रेशियोज आप डिफाइन करते हैं। कितने, 6, जिनको हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, को टेंजेंट, सेकेंड और को सेकेंड, ये हमारे 6 टी रेशियोज हैं। ये बेसिकली क्या है, इस एक किसी एंगल को फिक्स करते हुए हमारे साइड्स के रेशियो हैं बेसिकली, ठीक है ना। साइड्स के रेशियो है ट्रायंगल के, वो भी राइट ट्रायंगल के। अब देखो साइन थीटा, इफ इस एंगल को इज थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर इसको अगर ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा आपका, और ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा और tan थीटा रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं आपके, ठीक है ना। या tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये भी आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये अगेन दीज आर रेसिप्रोकल रेशियोज। इनकी वैल्यू किसकी होती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर, ठीक है ना। और ये और रिलेशन दो और होते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर इसके याद करने के मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिसको आप जरूर देखें, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने याद करने की बनाई है उसको आप जरूर देखें, उससे याद भी हो जाता है और आराम से आपको एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना आपको। और अगर ये रेसिप्रोकल रेशियो होता है तो क्या होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से ना देखो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनका प्रोडक्ट जो होगा 1 होगा, तभी तो रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल इफ x एंड y आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन xy इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो ये डिफाइन करने के बाद आप लोगों के वहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। टेबल में क्या है, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल्स के कुछ आपको वैल्यूज दी गई हैं टी रेशियोज की, ठीक है। उनमें से कौन से हैं आपके जो 5 जो वैल्यूज होती हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये निकालने के कैसे इसको याद करेंगे, इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। उसको आप जरूर देखें शॉर्ट ट्रिक्स में, ठीक है। उसको आप जरूर देखें, याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर याद है भी, बहुत से बच्चों को याद होने के बाद भी हमेशा डाउट रहता है कि सही लिखा नहीं लिखा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा और आपकी कहीं गलती होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, देखो साइन ऑफ थीटा यानी साइन 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 1√3/2, साइन 90 की 1। इसी तरीके से कोसाइन ऑफ 0 की 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है ना। ऐसी टेंजेंट की निकालेंगे तो 0 डिग्री की 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इज समथिंग अपॉन 0 आ जाता है, इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वी से दैट इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। समटाइम इनफाइनाइट भी कहीं लिखा होता है। चलिए, और कॉट की वैल्यू को ऐसी 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, फिर √3, 1, 1/√3। ये टेबल आपको सेक की वैल्यू ऐसी सेक की लिखी है, और फिर कोसेक की लिखी है, नॉट डिफाइंड 2, √2, √2/√3 एंड 1। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना। पहले बात तो मेमोराइज हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको किस तरीके से इसको निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके पास 3 ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटी तो आप जानते हैं ना, जैसे a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर, जानते हैं ना, अलजेब्रा में आइडेंटिटी होती है। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। क्यों आइडेंटिटी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं कि ये जो चीजें जैसे a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर आप लिखते हो, इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि a और b की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दिस विल होल्ड, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी आइडेंटिटी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। फर्स्ट है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ठीक है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो तीन आइडेंटिटीज है, लेकिन पता है यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से बहुत सारे और भी लिख देते हैं। साइन फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बहुत यूज है इसका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो दो और बन गई ना, इसी तरीके से दो यहां से भी बन जाएंगी, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूंगा मैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एक ये बन गई, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, बेसिक आइडेंटिटी तो यही है आपकी तीनों, यहाँ से आप इसको ट्रांसपोजिशन जो होता है इक्वेशन में वो उसका यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हैं, दो और वैल्यू यहाँ से दो आइडेंटिटी और फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको कॉर्नरली भी आप कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए आपको, आपको ये आइडेंटिटी बिल्कुल रट जानी चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज कर पाओगे, ठीक है। और बहुत ही तीन आइडेंटिटी कोई बहुत सिंपल चाहिए, कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस में दोनों को स्क्वायर करोगे, इस तरीके से याद कर लो आप, दोनों को सम करोगे तो आपका स्क्वायर करोगे तो 1 आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन की जगह कॉट रख दो, सेक की जगह कोसेक रख दो, बस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आपको यहाँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है कि किसी एक रेशियो को दूसरे में उसमें एक्सप्रेस करना, ठीक है। ये आपको इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए बेसिकली निकालते हैं, आपके बुक में भी यही है, ठीक है। क्या करते हैं कि एक्सप्रेस साइन थीटा को, या आपको कह देंगे कि टेन थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, एक्सप्रेस टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो क्या करोगे इसके लिए, आप देखो बहुत ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी मेथड है, ठीक है। आपको क्या करना है, वैसे तो आप आइडेंटिटीज का यूज करते हुए भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा बढ़ता, तो आप इसको इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, माना मुझे सारे रेशियोज को साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा, मुझे क्या करना है, जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है उसको ऐसे लिख दूंगा मैं, साइन थीटा, कोई भी कॉस थीटा के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कॉस थीटा अपॉन 1, टेन थीटा के टेन थीटा अपॉन 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक राइट एंगल बनाइए, ठीक है, फॉर्म अ राइट एंगल लाइक दिस, ये राइट एंगल, जहां आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे आपके दिमाग में सीधे राइट एंगल स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है ना। राइट एंगल का टी रेशियोज का मतलब ही हम राइट एंगल दिमाग में तुरंत जनरेट हो जाना चाहिए। आपने राइट एंगल बना दिया, अब आपको क्या करना है, सपोज दिस राइट एंगल इज ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। नाउ अब आपने क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ से, अगर दिस एंगल इज, सपोज मैं ये एक्यूट एंगल ले रहा हूँ सी एंगल को, दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी साइन थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हुआ, ए सी। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ इस देखो साइन थीटा अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पी, इसको क्या हो गया, पी अपॉन एच, ठीक है ना, पी की जगह क्या है, साइन थीटा, ये देखो यहाँ ध्यान दे देना, साइन थीटा, और एच की जगह कितना है, 1, कंपेयर करके देखो, पी इक्वल टू एच, न्यूमरेटर में पी साइन थीटा है ना, और डिनोमिनेटर में एच है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, इफ दिस इज 1, दिस इज साइन थीटा, देन बीसी विल बी क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप निकाल लोगे ना, भाई क्या होता है, दिस प्लस दिस, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होता है। अब आपको निकालना था बीसी, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपने। अब आपको आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, कोई भी रेशियो, आप कॉस थीटा को अगर आप लिखना चाहते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में क्या कैसे लिखोगे, देखो कॉस थीटा इक्वल टू, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस 1, तो 1 तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने कोई फायदा नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर टेन थीटा को लिखना हो साइन थीटा के टर्म्स में क्या लिखोगे, देखो यहाँ आ गया ना,
तो tan थीटा इक्वल टू आपको टी रेशियो पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है पर बेटा sin थीटा, बेस क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आ गया ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 माइनस। इसी तरीके से अगर आपको लिखना हो cot थीटा तो यहाँ से लिख दोगे आप, ठीक है, और sec थीटा भी यहाँ से लिख दोगे, और sin थीटा और cosec थीटा तो क्या होता है, sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। तो दो ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से cot निकालना हो, कैसे निकालोगे, cot थीटा आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे, एक तो यहीं से लिख दो, क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्यों, बिकॉज कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan ना, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। या फिर इस ट्रायंगल से भी आप निकाल सकते हैं। कॉट की डेफिनेशन देखो, कॉट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो यहाँ पर, दिस इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट इज इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा, यहाँ से भी आ गया। बस सेक क्या होता है, सेक इज कॉस अपॉन, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा ना, तो सेक को आप क्या कर दो 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी किसी भी टी रेशियो को दूसरे के फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। अगर ये तो एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लिख देखते हैं। माना आपको सारे 10 के फॉर्म में लिखना हो, सपोज ये आप देखो, एक आपने राइट एंगल बनाया, ठीक है, राइट एंगल सही बना लें। आपने क्या किया, एक राइट एंगल बनाया ABC, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं 10 के फॉर्म में लिखूं, तो मैंने क्या कहा, जिसके फॉर्म में टर्म्स में लिखना है उसके डिनोमिनेटर 1 लिख दो आप, tan थीटा अपॉन 1 हो गया। सपोज दिस एंगल इज थीटा, कोई भी एंगल ले सकते हो आप, थीटा इन दोनों एंगल में से, एक्यूट एंगल में से ना, थीटा इज एक्यूट एंगल है। तो अब आपको क्या करना है, देखो tan की डेफिनेशन लगानी है आपको, थीटा इज दिस वन। tan की डेफिनेशन क्या होती है आपको यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, अच्छा मैं इसको एक्स वाई जेड लेता हूँ बिकॉज बी इज कमिंग हियर। तो दिस ट्रायंगल इज सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ए बी सी नहीं लेते हैं क्योंकि बेस के लिए बी नोट कर रहे हैं हम, तो ठीक है। तो ये हो गया, पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी न्यूमरेटर में क्या था यहाँ पर tan थीटा, तो और परपेंडिकुलर कौन सा इसके ये, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा tan थीटा, ठीक है ना। एंड डिनोमिनेटर में क्या था बी क्या है यहाँ पर, दिस वाई जेड, तो डिनोमिनेटर 1 है। अगर अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि अगर ये tan थीटा है, 1 है इस साइड की लेंथ, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, बस अब आपका काम हो गया। अब आपको कोई भी अगर साइन थीटा के अगर आपको निकालना हो, साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर tan थीटा अपॉन हाइपोटेनस कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, बस। यानी साइन थीटा को आपने tan थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। इस तरीके से आपको अगर cos थीटा लिखना हो तो cos थीटा को इफ यू वांट टू एक्सप्रेस cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तब ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ये इसके ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बोर्ड में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, चाहे आप इससे भी हो जाता है, कौन आइडेंटिटी से भी हो जाता है, बट आई एम डिस्कसिंग हियर द another method or short you can say, ठीक है ना। and you can use this method frequently, कोई इसमें आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, और it is quite simpler also. So cos theta is equal to what, cos theta is equal to base upon hypotenuse, it is your 1 by base is your what, it is yz upon 1 plus tan square theta का square root, हो गया ना। तो you in this way you can express any trigonometrical ratio इन टर्म्स ऑफ अदर टी रेशियो, ठीक है ना। किसी भी को ए साइन को आपको tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजियर मेथड है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 जो आप लोगों का है उसका रिकैपिटुलेशन देखते हैं, ठीक है। 9 क्या है आपका, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइन ऑफ साइट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में या हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट द लाइन फ्रॉम आवर आईज टू द ऑब्जेक्ट वी आर व्यूइंग इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करें, मान लेते हैं कि एक लाइन जा रही है, ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो,
चाहे आप वर्टिकली अबव ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, चाहे आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट हो बिलो तो उसको ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। तो हमारी आंख से लेके आंख को और उस ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करती है वो लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? दो चीजें हैं इसमें ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें आपके लिए फिगर का बहुत ज्यादा रोल है। 90% रोल, मैं इवन कहूंगा कि 90 तो नहीं, मतलब 80% रोल तो आपका फिगर का ही। अगर आपने फिगर अच्छी बना दी, करेक्ट बना दी, अच्छी का मतलब करेक्ट बना दी, नीट एंड करेक्ट बना दी, तो आपका काम 80% लगभग उसमें हो जाता है। फिर आपको सिंपली साइन और टी रेशियो निकालने पड़ते हैं। वो अमूमन जो है आपके या तो साइन थीटा लगाना पड़ता है या फिर कॉस थीटा, या कोसाइन रेशियो लगता है या फिर साइन रेशियो। ठीक है ना, अधिकतर केस में। कहीं कहीं पर एक आध जगह टेंजेंट लगता है, बहुत कम जगह है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर when the object is above the observer is called the angle of elevation। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले मैं दोनों पॉइंट समझा, पहले पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द एंगल ऑफ द ऑब्जर्वर, passing through the eye of the observer when the object is below the observer is called the angle of depression। तो कहने का मतलब यह है, देखो सर, कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब आप कहीं पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर खड़े हों और आप जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके आई लेवल से ऊपर हो। ठीक है, व्हेन यू रेज योर हेड टू व्यू सी द ऑब्जेक्ट, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से, आपको जो आंखों का लेवल है उससे ऊपर हो, आपको ऐसे देखना पड़े आपको। इन दैट केस एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एलिवेशन मतलब ऊपर होता है ना, उठना। एलिवेशन मतलब उठना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो आपके आई लेवल के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे नीचे हो कोई चीज। ठीक है ना, आपके हाइट से नीचे हो, आप कहीं टॉप में खड़े हो, किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो या फिर टावर में खड़े हो टॉप में और नीचे देख रहे हो, तो जब आपको अपना हेड जो है झुकाना पड़े, ठीक है नहीं, तो व्यू द ऑब्जेक्ट, तो इन दैट केस एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ेगा। डिप्रेशन मतलब नीचे, ठीक है ना, दबाना, डिप्रेस होना। ठीक है ना, तो ये बनता है। अब ये कब बनता है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन कब माना आप कोई ये हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों चीजें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बोथ आर रिलेटेड विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल से ही मेजर किए जाते हैं। जैसे कैसे? माना ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ऑब्जेक्ट है, कोई चीज आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट ये ऊपर है, आपके लेवल से ऊपर है ना, तो यहां से जो ज्वाइन करेंगे इसको, ये क्या हो गया? ये तो लाइन ऑफ साइट है। इस ऑब्जेक्ट, यहां से आप देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, और जो ये हॉरिजॉन्टल है, देखो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं उसको। और हॉरिजॉन्टल और जो लाइन ऑफ साइट जो बनेगा, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या बनेगा? ये एंगल जो बना है, ये कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि आप चीजों को ऊपर, जो ऊपर की चीज है उसको देख रहे हैं ना। और अगर आप मान लो किसी टावर पर खड़े होते, ठीक है, अगर बाय द वे आप किसी टावर पर खड़े होते हैं, यहाँ पर कोई एक टावर है, बहुत ऊंचा टावर, ठीक है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर हो, तो आपका यहाँ पर हो, आप किसी चीज को ऐसे देख रहे हो जो कोई ग्राउंड में हो कोई चीज, यहाँ पर ऐसे हो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये देख रहे हो आप ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ। अब इसमें क्या है? देखो, यहाँ पर आप हो, ये चीज नीचे को देख रहे हो ना, तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट तो ये रहेगी आपकी, ये लाइन ऑफ साइट है। यहाँ पर लाइन ऑफ साइट ये थी, आपके ऑब्जर्वर की आइज को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कौन सा होगा? देखो, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा, यहाँ पर ये है ना हॉरिजॉन्टल, ये है, इसके पहले भी तो होगा हॉरिजॉन्टल। तो एंगल कौन सा बनेगा आपका डिप्रेशन? ये एंगल, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसको ले लेते हैं, ये नहीं करना आपको, ये नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस एंगल। ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये जो एंगल है आपका, ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जबकि आप यहां से खड़े होकर नीचे को देख रहे हो। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसको मत लेना है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्यों? देखो, अगर आप यहां पर खड़े हो गए देख रहे होते,
यहाँ पर अगर आप हैं और इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना। अगर यहाँ से आप यहाँ को देख रहे होते इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है ना, और ये पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल बनना है ना। दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज व्हाई वी से एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है ना। चलिए, और एक लास्ट पॉइंट और है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। observer is represented by a point if height of the observer is not given, and observers are represented by line segments if their heights are given। देखो क्या होता है कि दो केस में दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी आपके वहाँ। क्या होता है, इन जनरल तो क्या होता है कि ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी होती है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि इन केस में हमने लिया, यहाँ पर मान के चला हम एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे को दिया होता है कि हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द गर्ल, वहां से वो देख रही हो, ठीक है, हाइट ऑब्जर्वर की हाइट भी दी होती है। तो उस केस में हम हाइट को हम क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वर को उसकी हाइट को स्ट्रेट लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये माना इतना, अगर सपोज 1 मीटर का कोई ऑब्जर्वर दिया है आपको, तो यहाँ से बनेगा फिर एंगल, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसे बनाते हैं, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा फिर उसके, ठीक है। तो इन कहने का मतलब यह है, when the observer's height is given, you have to consider, otherwise if it is not given, you have to take the observer as a point observer, मतलब आपको पॉइंट ले लेना है खाली, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में दे देते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, ठीक है ना। तो उस केस में आप ऑब्जर्वर को लाइन सेगमेंट से लेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 10 को रिकैप करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 आपका क्या है, सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल्स में सबसे पहले पॉइंट देखो, सर्कल्स के आपके वहाँ ज़्यादा मेजर पार्ट तो 9th में है, लेकिन यहाँ पर आपका टेंजेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर 10th में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेंजेंट को समझना जरूरी है, सारी जो थ्योरम सारे क्वेश्चन आपके टेंजेंट पे बेस्ड ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो और टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है ना। सर्कल को ऐसी एक लाइन जो सर्कल को खाली एक पॉइंट पर कट करे, ठीक है, जैसे ये है, इसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। अगर ये लाइन कोई लाइन ऐसी हो जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज सपोज P, तो एट दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट P इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जहां पर ये वो पॉइंट जहां सर्कल और कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो और वो भी एक ही पॉइंट हो, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट लाइन इज नोन एज द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, ठीक है। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड इट। कोई भी अगर सर्कल के कोई इंटीरियर में कोई पॉइंट है, वहां से आप सर्कल में कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल के जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो कहाँ से होंगे, या तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट से होंगे या फिर सर्कल पर ही जो कोई पॉइंट होंगे आउट इट, ठीक है, तो उसी पर आप जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इन आउटसाइड इट। कोई भी पॉइंट, कोई भी आप कोई सर्कल लो, उसके एक्सटीरियर में कोई एक पॉइंट लेंगे, यहां से हमेशा ऑलवेज यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल एंड ओनली टू टेंजेंट्स। इस पॉइंट से आप एक पॉइंट लेंगे, यहां से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट आप खींच पाएंगे, ठीक है ना। यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम two tangents to a circle from a point which is lying in the exterior of the circle, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर से ही खींच सकते हैं, दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। नाउ अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब सर्किल पर क्या है, देखो सर्किल को हर पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, सर्किल पे किसी भी हर सारे पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं। एट वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। तो सर्किल के जो सर्कमफ्रेंस में कितने पॉइंट्स होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक है। और टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपके वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां से ये है, देखो यहाँ पर ये सब सर्कल का सेंटर O है, यहां से अगर आप ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, अगर इसको आप इससे मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है ना, देखो मैंने बताया सपोज ये P है, ठीक है, POP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू TP।
ये हमेशा एंगल ऐसे, यहाँ पर अगर क्यू है, यहाँ से इसको मिलाओगे तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आप रेडियस खींचेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो रेडियस होगी हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। अभी बताया था ना इससे पहले पॉइंट में कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप किसी सर्किल में दो टेंजेंट खींच सकते हैं, और अगर आप वो दो टेंजेंट्स की लेंथ मेजर करेंगे तो वो टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल पर दो इक्वल टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है ना, जिनकी लेंथ डिफरेंट तो होंगे, टेंजेंट्स आर डेफिनेटली इक्वल डिफरेंट बट देयर लेंथ आर इक्वल, ठीक है ना। इनकी लेंथ क्या होगी, जैसे टीपी इज इक्वल टू टी क्यू होती है, ठीक है ना, दिस लेंथ इज इक्वल, यानी इस पॉइंट से आप खींचेंगे तो ये लेंथ क्या होगी, टेंजेंट लेंथ, जो यहाँ से पॉइंट टी से जहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा है इसको हम टेंजेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाएगी टेंजेंट की, तो दीज लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है ना। हर एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से खींचेंगे, दो ही टेंजेंट आप खींच सकते हैं, वो भी दोनों की लेंथ इक्वल होगी। If the length tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angle at the center, ठीक है ना। अगर ये एक, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप, ये इसी को देखो, यहाँ पर क्या है, पॉइंट टी से आपने इस दो टेंजेंट खींचे हैं, ठीक है, पॉइंट टू से क्या करा, इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, इस पॉइंट से टी से आपने इस सर्किल में जिसका सेंटर ओ है दो टेंजेंट खींचे, वो आप ऑलवेज खींच सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, फर्स्ट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इनका जो एंगल है, ये जो ये टेंजेंट है, ये एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है, एंगल ये वाला, अगर इसको ज्वाइन कर दो तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक है ना। एक तो ये कह रहा है फर्स्ट, सेकंड में कह रहा है दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, मतलब अगर इस सेंटर से इस पॉइंट से आपने खींची, इसको आप ज्वाइन कर देते हैं, जो कि हमने ज्वाइन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये जो ये एंगल है, ये एंगल भी बराबर होंगे, कहता है दीज टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, मतलब ये जो टेंजेंट है ये किससे, ये एंगल बना रहा है, सपोज ये ए है तो ये भी ए डिग्री होगा, ठीक है ना, दोनों का मेजर क्या होगा, ये भी बराबर होंगे। ये लास्ट पॉइंट आपका ये स्टेटमेंट देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सर्कल का आपका रिकैप हो गया, और काफ़ी इसमें कम स्टेटमेंट है, थ्योरम्स कम है इसमें, लेकिन इनका एप्लीकेशन काफ़ी है, और इसमें से भी क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है।